फाइन स्टूडेंट, एथिक्स, एथिक्स क्लास नंबर 20, क्लास नंबर 20। तो अभी तक क्या क्या डील कर चुके हैं हम लोग। फर्स्ट यूनिट एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, ह्यूमन इंटरफेस। सेकेंड इज योर एटीट्यूड, थर्ड वन इज योर एटीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज, फोर्थ वन बताओ इमोशनल इंटेलिजेंस, फिफ्थ वन मोरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर, सिक्स्थ वन हाँ पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स, यही ना जी, इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यही है पब्लिक एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एक एक शब्द पे ध्यान दो। क्वेश्चन जो फ्रेम होता है इसी वर्ड्स को लेकर फ्रेम होता है एथिक्स पेपर में। जितना बार सिलेबस करोगे उतना बार फायदा मेरा हो गया। अच्छा, इसमें क्या क्या चर्चा हुआ? फर्स्ट वन बताओ, रुक जाओ। स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स फर्स्ट टॉपिक कवर्ड। सेकंड बताओ एथिकल कंसर्न्स एंड डायलेमास इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कवर्ड। थर्ड बताओ लॉज रूल्स रेगुलेशन एंड कॉन्साइंस एज सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस। हाँ, लॉज रूल्स रेगुलेशंस एंड कॉन्साइंस एज अ सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस, करेक्ट, यही है इन गवर्नेंस। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल गवर्नेंस, यस वी हैव कवर्ड। उसके बाद बताओ स्ट्रेंथनिंग ऑफ एथिकल, करेक्ट करेक्ट, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एथिकल एंड मोरल वैल्यूज इन गवर्नेंस, करेक्ट। ये कल का, ये पिछले क्लास का, कल का ये लास्ट टॉपिक था। मैं इसी टॉपिक से स्टार्ट करना चाहूँगा आज, क्योंकि इसमें और भी कुछ कुछ पॉइंट हो गए। कल मैंने बहुत सारा पॉइंट बता दिया था, पिछले क्लास में मैंने बहुत सारा पॉइंट बता दिया था स्टूडेंट, ठीक है। तो कुछ कुछ पॉइंट्स मुझे लगता है कि और मैं ऐड कर सकता हूँ उसमें, तो आज उसमें और ऐड कर दूंगा। तुम लोग के पास यदि स्पेस, मैं हमेशा कहता हूँ स्पेस बचा के चलो, यदि स्पेस है उसके अंदर तो लिख लो उसको साइड से या फिर अलग से बना लेना। तो आज का जो विषय रहेगा स्ट्रेंथनिंग ऑफ एथिकल एंड मोरल वैल्यूज इन गवर्नेंस, उसके बाद देखेंगे एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फंडिंग, यही है, एंड फंडिंग। एंड उसके बाद जो लास्ट टॉपिक होगा इस यूनिट का जो लास्ट टॉपिक होगा, उस टॉपिक का नाम है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो आज हम लोग 3 टॉपिक को डील करेंगे। कल का ही एक टॉपिक रहेगा स्ट्रेंथनिंग एंड एथिकल एंड मोरल वैल्यूज इन गवर्नेंस। कल 90% बता चुके, बस थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करना है मुझे, समझ गया ना। उसके बाद इस पे हम लोग बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशन एंड फंडिंग, जो कि टोटली करंट अफेयर्स पे बेस्ड है, समझ गया ना। एंड लास्ट वन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये भी करंट अफेयर्स पे बेस्ड है। तो ये जो 2 विषय है ना, जिस विद्यार्थी का करंट अफेयर्स पे पकड़ है उसको किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तुरंत कवर कर सकते हो, अपने हक में ला सकते हो आंसर, स्पेशली दिस एंड दिस वन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्ट्रेंथनिंग ऑफ एथिकल एंड मोरल वैल्यूज इन गवर्नेंस। जो कल चर्चा हुआ है, यानी कि कैसे हम लोग एथिकल एंड मोरल वैल्यूज को बढ़ाए, किसमें? गवर्नेंस में। तो गवर्नेंस क्या होता है जानते हो? पिछले क्लास में हम लोग डिफाइन कर चुके हैं गवर्नेंस को। गवर्नेंस का मतलब होता है मैनेजमेंट करना पब्लिक अफेयर्स को, समझे? पब्लिक अफेयर्स को मैनेजमेंट करना। क्या होता है पब्लिक अफेयर्स को मैनेज करना? पब्लिक अफेयर्स को मैनेज करने का मतलब है कि जो पब्लिक को जो सर्विस चाहिए उस सर्विस को ठीक ढंग से पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड गवर्नेंस।
डिलीवरी ऑफ सर्विस इज कॉल्ड गवर्नेंस। कैसे? पब्लिक इंस्टीट्यूशन के द्वारा, एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन इज अ पार्ट ऑफ योर एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव, क्योंकि हमारे स्टेट में 3 ऑर्गन होते हैं, प्रॉपर सेपरेशन ऑफ पावर है। स्टेट के अंदर 3 ऑर्गन होते हैं ना स्टूडेंट। स्टेट इज परमानेंट बट गवर्नमेंट इज टेम्पररी। स्टेट के अंदर रहते हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड योर जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का काम क्या है? लॉ बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? लॉ को इम्प्लीमेंट करना। और जुडिशरी का काम क्या है? कि दोनों का एक्शन देखना कि संविधान के दायरे में है या नहीं है। यही काम है, प्रॉपर सेपरेशन ऑफ पावर। और यही 3 पिलर है तुम्हारे डेमोक्रेसी के लिए। सही बात है ना? अब यहाँ पे देखो बच्चे लोग, ये जो एग्जीक्यूटिव कैसे काम करेगा, हाउ दे आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट देयर फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन। पब्लिक इंस्टीट्यूशन से और पब्लिक इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में क्या अंतर होता है, तो पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं। समझे ना? इसका स्कोप है वाइडर है, इसका इम्पैक्ट वाइडर है। इसमें बहुत ज़्यादा ही तुम्हारा पब्लिसिटी होता है। एक छोटा बात बहुत बड़ा बात बन जाता है पब्लिक इंस्टीट्यूशन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कोई बात ही नहीं होगा, वेलफेयरिज्म का बात होगा, वेलफेयर स्टेट का बात होगा। सही बात है ना? ये एग्जीक्यूटिव का ब्रांच। तो स्टूडेंट देखो, तो यहाँ तक पहुँचना है आपको, तो पहले समझना होगा कि गवर्नेंस इज अ पार्ट ऑफ दिस वन। कैसे डिलीवरी सिस्टम हो उसका। अब यहाँ पे देखो कैसे बढ़ेगा। तो पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे कि हाई इंटीग्रिटी कर दो, इंटीग्रिटी बढ़ा दो। जो नोलन प्रिंसिपल है, नोलन प्रिंसिपल याद है ना? सुहाली करके याद करवाए थे तुम लोग को। सेल्फलेसनेस, ओपननेस, ऑब्जेक्टिविटी, ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, लीडरशिप और इंटीग्रिटी, उसको इम्प्लीमेंट करवाओ। और नोलन 90s में ही आया था यूके में। ठीक है, उसके बाद देखो कैसे करोगे। पीपल फ्रेंडली होना चाहिए, नहीं पीपल, ब्यूरोक्रेसी को, गवर्नेंस को क्या होना चाहिए? पीपल फ्रेंडली होना चाहिए। फीडबैक सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए। आरटीआई से घबराना नहीं चाहिए। एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी भी नाम का कोई चीज़ होता है। कल हम लोग चर्चा किए थे ना पिछले क्लास में कि अकाउंटेबिलिटी कितने टाइप के हो सकते हैं। तो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी देखा था हम लोगों ने लीगल अकाउंटेबिलिटी देखा था, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी देखा था, एंड सो ऑन। बहुत सारा इनसाइड विद इन अकाउंटेबिलिटी भी देखा है, डिपार्टमेंटल अकाउंटेबिलिटी भी देखा है, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी, बहुत तरह का अकाउंटेबिलिटी देखे कि नहीं देखे कल क्लास में हम लोग। तो देखो गवर्नेंस तभी बेटर होगा जब उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी होगा। तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ाइए, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाइए, नोलन प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट करिए। समझ गए ना? हाई इंटीग्रिटी रखिए, वही नोलन प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट करोगे तो हाई इंटीग्रिटी हो ही जाएगा। पीपल फ्रेंडली अप्रोच होना चाहिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट करवाइए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करवाइए। सही बात है ना? हाँ, सिटीजन चार्टर लागू करवाइए, सिटीजन चार्टर लागू करवाइए, कोड ऑफ एथिक्स को लागू करवाइए, कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करवाइए। ठीक है, और क्या क्या पॉइंट था बताओ? व्हिसल ब्लोअर को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। और बताओ? इतना ही था। अब कुछ नया पॉइंट ऐड करेंगे इसमें। ये कल क्लास में चर्चा हो चुका है, पिछले क्लास में चर्चा हो चुका है। क्लास नंबर 20 देखो, इसके बारे में लिखा रहे हैं। कल का बॉक्स में यदि लिखे हो तुम लोग, पब्लिक, हाँ सॉरी, क्या तुम्हारा स्ट्रेंथनिंग ऑफ ethical and moral values in governance कैसे बढ़ सकता है? पॉजिटिव रोल प्लेड बाय मीडिया, पॉजिटिव रोल बाय मीडिया। यदि मीडिया पॉजिटिव रोल प्ले करे तो क्यों नहीं गवर्नेंस बढ़ सकता है? मीडिया जानते हो ना, 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। यदि मीडिया ठीक ठीक टाइम पे ठीक ठीक मुद्दा को उठाए, वो मुद्दा बड़ा बन जाता है। एक तो कई बार मुद्दा इतना बड़ा बन जाता है कि सरकार भी गिर जाता है। तो पॉजिटिव रोल बाय मीडिया, मीडिया यदि सही सही रोल प्ले करे तो गवर्नेंस बढ़ सकता है। क्योंकि लूफॉल्स निकाल देगा, वो खासियत भी निकाल सकता है वो। और खासियत देखो, कई बार होता है ना कि किसी स्टेट का पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया तो वो भी मीडिया दिखाता है ताकि दूसरे स्टेट का पुलिस भी अच्छा काम कर सके, नहीं? तो पॉजिटिव रोल कैन बी प्लेड बाय मीडिया, इससे हमारा गवर्नेंस बढ़ेगा। और देखो, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा इंस्टीट्यूशन का ही प्रॉब्लम है। जैसे सीबीआई हो गया, समझ गए ना, ईडी हो गया या सीएजी हो गया, उसको और स्ट्रेंथन करो।
तो ये भी लिखो, यहाँ पे लिख सकते हो स्ट्रेंथनिंग ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन। पब्लिक इंस्टीट्यूशन को अच्छा कर दो, अपने आप में गवर्नेंस अच्छा हो जाएगा। जैसे CBI, ED बेटर करो, CAG को बेटर करो, बढ़ाओ इसका कैपेबिलिटी। और सबसे बड़ी बात है बाबू, गवर्नेंस केवल एग्जीक्यूटिव ही के नहीं होता है, गवर्नेंस आपका जुडिशरी का भी होगा। जुडिशरी भी तो भलाई कर रहा है लोग का, कहीं फंडामेंटल राइट्स हनन हो रहा है तो जुडिशरी प्रयास कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो सबसे पहले तो आपको जुडिशरी में भी रिफॉर्म्स लाना पड़ेगा। देखो 80,000 केसेस तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है कि नहीं? बताओ तो लोअर कोर्ट में कितना करोड़ पेंडिंग है? तो फिर जब तक जुडिशियल रिफॉर्म्स नहीं करोगे तब तक काम नहीं चलने वाला है। हाँ, एक तुम लोग भूल गए बोलना, ई गवर्नेंस कल बताए होंगे। ई गवर्नेंस कितना तकदीर चेंज किया है। डिजिटल इंडिया देखते हो, डिजिटल इंडिया, UPI सब पूरा गवर्नेंस को चेंज कर देगा ना। DBT देखो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, बिचौलिया मर जाएगा बाबू, बिचौलिया खत्म हो जाएगा, मिडल मैन, DBT, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया। अब देखो यहाँ पे तो जुडिशरी रिफॉर्म्स भी करना होगा आपको, यदि आप चाहते हो कि गवर्नेंस पैटर्न में सुधार आए तो जुडिशरी रिफॉर्म्स करना होगा। और क्या इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स नहीं करना होगा? जानते हो ना, ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है कितना बड़ा प्रॉब्लम है अपने आप में। हाँ, तो इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स भी होना चाहिए। अब जुडिशरी में बहुत तरह का रिफॉर्म्स चाहिए, पहले जुडिशरी को भी ई जुडिशरी बनाओ। जानते हो ना, चाइना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुडिशरी सिस्टम कितना अच्छे से इंटीग्रेट किया गया है। क्या भारत में नहीं हो सकता? भारत में अभी जाके तुम्हारा डिजिटल कोड सब स्टार्ट हुआ है। अभी जाके देखते हो हाई कोर्ट का बहुत सारा फोटेज तुमको मिलता है देखने को, पहले तो और ट्रांसपेरेंसी नहीं था। तो जुडिशरी में भी बहुत रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। एक तो नंबर ऑफ जजेस को बढ़ाने की जरूरत है, कॉलेजियम सिस्टम को और ट्रांसपेरेंट करने की जरूरत है। तो जुडिशरी में बहुत ऐसा चीज़ है। और एक दूसरा चीज़ क्या है कि जुडिशियल ओवर रीच ना हो। यदि जुडिशरी ओवर रीच होता है, यदि जुडिशियल एक्टिविज्म होता है, तो फिर प्रॉपर सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो फिर वॉयलेट हो जाएगा, क्योंकि सबका लक्ष्मण रेखा है। जुडिशरी को इतना करना है, एग्जीक्यूटिव को इतना करना है, समझे, लेजिस्लेटिव को इतना करना है, इसका डोमेन में ये घुसेगा तो गलत बात ना है फिर। तो प्रॉपर सेपरेशन ऑफ पावर का ध्यान रखना, लक्ष्मण रेखा को इंटैक्ट रखना होता है। तो जुडिशियल रिफॉर्म बहुत तरह का प्रॉब्लम्स है, उस पर रिफॉर्म्स करो। बात समझ गए ना? हाँ, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स होना बहुत जरूरी है इस कंट्री में, यदि तुम गवर्नेंस पैटर्न में चाहते हो सुधार आए तो। इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स तो जानते हो, इलेक्ट्रल रिफॉर्म जानते हो तुम लोग। जैसे भी बॉन्ड का, ये जो बॉन्ड का था, जो एनोनिमस बॉन्ड है जो अभी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, अभी तक कोई फैसला नहीं आया उस पर। ये कर सकते हो। और टेक्नोलॉजी का देखो, ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी का रोल प्ले कर सकते हो। बस प्रॉपर ऑडिटिंग होना चाहिए। और हाँ, ऑडिटिंग अच्छा होना चाहिए। ऑडिटिंग हमारे कंट्री में जानते हो ना, ऑडिटिंग CAG का जो काम है वो पोस्ट ऑडिटिंग है, होने के बाद, पैसा खर्च होने के बाद करता है। और कई बार जानते हो कि प्रॉब्लम आ जाता है उसमें भी। कई बार CAG बहुत ज़्यादा पैसा दिखा देता है कि इतना इतना नुकसान हुआ है, रियल में कुछ और भी होता है। तो ये जो गैप हो रहा, गैप नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपको पब्लिक इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करना होगा। समझ गए ना? प्रॉपर फीडबैक सिस्टम होना चाहिए। तो ये सब चीज़ करके भी तुम बहुत गवर्नेंस पैटर्न में इंक्रीज कर सकते हो मोरल वैल्यूज़ और एथिकल वैल्यूज़ को। समझ गए ना स्टूडेंट? ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है। अर्ली ट्रेनिंग सिस्टम वो भी बता दिए थे कल, तो देखो कॉपी खोल के देखो, वहाँ पे अर्ली ट्रेनिंग था, वहाँ पे देखो, आई हैव कवर दिस वन, ठीक है ना। ये देखो, अभी पॉइंट देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कल का जो पॉइंट था आपका वो बहुत ही सम्मान्य पॉइंट था, कि जो कि हर जगह ही यूज होता है, बट इट इज़ अ वेरी डिफरेंट। जुडिशियल रिफॉर्म्स, पब्लिक इंस्टीट्यूशन, रोल प्लेड बाय मीडिया। हाँ, RTI सब तो लिखा चुके हैं कल, जो कल लिखा चुके हैं उसको रिपीट नहीं करना चाहते हम यहाँ पे। चलो कवर। अब बात करते हैं आज का जो विषय है स्टूडेंट, एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशन। देखो ये विषय इतना रिलेटेबल है ना कि मतलब मज़ा आ जाएगा, इसको बोलने में भी मज़ा आ जाएगा और समझने में भी एक बार में समझोगे ये। और इस चीज़ से तुम लोग हमेशा घिरे रहते हो एडिटोरियल्स में। पेपर पढ़ते हो ना बच्चे लोग, पेपर पढ़ते हो या हम ही पढ़ाते हैं, तुम करंट अफेयर्स तो पढ़ते हो ना, ध्यान देते हो ना, तो समझते हो ना कि देश दुनिया में क्या मुद्दा चल रहा है। अच्छा, जो हमास के ऊपर जो अटैक हुआ इजराइल के द्वारा, या इजराइल पे जो अटैक हुआ हमास के द्वारा, ये भी तो एक इंटरनेशनल इश्यूज है कि नहीं है?
कि बिना कुछ बोले हुए, बिना यूनाइटेड नेशंस का ख्याल किए हुए किसी कंट्री पे अटैक कर देना, ये तुम्हारा एथिकल कंसर्न है इंटरनेशनल रिलेशन में। नंबर 1, टेररिज्म कितना बड़ा मुद्दा है। गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म पाकिस्तान करता है कि नहीं करता है। और अभी पाकिस्तान का कितना बुरा स्थिति है, रिफ्यूजी क्राइसिस, अफगान के भाई लोग वहाँ फंस गए ना, तो ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है, रिफ्यूजी क्राइसिस। और उसके बाद जानते हो कि आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट वर्ल्ड लेवल पे, अभी देखो फार राइट वाला लोग कैसे स्वीप कर रहा है यूरोप में, नीचे यूएस में डोनाल्ड ट्रंप कैसे जीत के आया था, तो फार राइट वाला ही कॉन्सेप्ट है वो भी। हाँ, समझ गए ना। और देखो साइबर क्राइम कितना बड़ा इशू है। साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि नहीं है, इंटेलिजेंस प्रॉब्लम। क्रिप्टो करेंसी, वेरी गुड, क्रिप्टो करेंसी कितना बड़ा इशू है। अरे G20 डेलीब्रेशन नहीं हुआ था क्या, हाउ टू मैनेज क्रिप्टो करेंसी, कैसे उस पर रेगुलेशन लाए, सब एथिकल इश्यूज है ना। क्लाइमेट चेंज से बड़ा कोई है इशू, तो क्लाइमेट चेंज का बात करेगा, एडेप्टेशन और मिटिगेशन का बात होगा ना, ग्रीन क्लाइमेट फंड का बात होगा ना, लॉस एंड डैमेज फंड का बात होगा ना। हाँ, आज ही एडिटोरियल में पढ़ाए हैं तुम लोग को, सब चीज़ को लिखो यहाँ पे बैठ के। और देखो बहुत सारा कंट्री ह्यूमन वायलेशन के नाम पे अटैक कर देता है, जैसे ब्रिटिश लोग पहले करता था इंडिया में, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस अवध को ले लिया, नहीं ले लिया था ना अवध को। तो अभी बाबू ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस यूएस ने अटैक कर दिया इराक को। अब क्या हालत हुआ इराक का तो तुम लोग जानते हो। उसके बाद इराक का तो फिर क्या, इराक कभी बहुत बड़ा कंट्री हुआ करता था, बहुत पावरफुल कंट्री हुआ करता था सद्दाम हुसैन के अंदर। हाँ, डिबेट उठेगा सद्दाम हुसैन कैसा था नहीं था, वो दूसरा विषय है आपका। मगर कंट्री तो पावरफुल था, वो मिडल ईस्ट में पावर सेंटर था, वो बर्बाद कर दिया ना। अफगानिस्तान में क्या हुआ यूएसएसआर का, हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने आप में एक क्राइसिस। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, कोल्ड वॉर हुआ, वो भी एक क्राइसिस है। अभी रसिया अटैक कर दिया यूक्रेन के ऊपर, वो भी एक क्राइसिस है। तो क्राइसिस कितना है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है जिस हिसाब से, ये क्राइसिस नहीं है क्या। हाँ, और ये देखो, ये जो चाइना जो चेक बुक डिप्लोमेसी जो खेलता है, वो इंटरनेशनल कंसर्न है कि नहीं है। जो आज वॉशिंगटन कंसेंसस जो देखते हो, IMF, वर्ल्ड बैंक, वो जो पैसा देगा तुमको, अपने हिसाब से वो तय करेगा क्या तुमको फॉलो करना है, क्या तुमको फॉलो नहीं करना है। तो एथिकल कंसर्न ही ना है जी। हाँ, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव देखो, वो भी कितना बड़ा एथिकल कंसर्न है हमारे लिए। हमारा सॉवरेनिटी का ख्याल ही नहीं किया जा रहा है। अनक्लॉज देखो, अनक्लॉज को फॉलो करता है चाइना। 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। चाइना बोलता है हमको कोई मतलब ही नहीं है, मतलब नहीं, फिलीपींस है क्या, हमको आई डोंट केयर, मेरा है साउथ चाइना सी। एथिकल कंसर्न हुआ कि नहीं हुआ। तो और उसके बाद देखो चाइना जो पैसा दे रहा है, बिना सोचे समझे पैसा देता है, ऐसा प्रोजेक्ट तुम्हारा व्हाइट एलिफेंट बन जाता है। तो ये एथिकल कंसर्न है कि नहीं है। जब तुम्हारा 2-3 साल पहले जब वैक्सीन बना था ना कोविड के लिए, फाइजर बनवाया था बहुत सारा, बायोटेक सब, क्या बोला, पहले यूरोप को पड़ेगा तब बाद में दूसरे कंट्री को पड़ेगा। वैक्सीन नेशनलिज्म, कि पहले वैक्सीन अपना कंट्री में होना चाहिए। तो हर समय मुद्दा उठता है WTO में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। जॉनसन एंड जॉनसन दौड़ के आता है कि एवरग्रीन करवाएंगे इस बार भी हम। इंटरनेशनल इशू है कि नहीं है, देखा सब करंट अफेयर्स का है ना, हो गया, बात खत्म, हो गया आंसर। जो अभी का जो मुद्दा है उस मुद्दा को पकड़िए, इस पर लिख दीजिए, नंबर अच्छा उठेगा आपका। किताब का 10 साल पुराना पढ़ोगे तो बाबू कोई काम का नहीं है, ये उलट जाएगा, फिर गलत हो जाएगा। समझ गए ना। और हाँ, इसमें देखना बाबू 2 चीज़ है, इंटरनेशनल रिलेशन और फंडिंग है। तो या तो हम लोग एक ही साथ भी देख सकते हैं या इसको सेपरेटली भी देख सकते हैं। हमें सेपरेटली देखना सही रहेगा, क्योंकि सेपरेटली देखेंगे तो फंडिंग का बात है, फिर फंडिंग का बात है तो फिर FDI का बात आ जाएगा, फिर FPI का बात आ जाएगा, फिर राउंड ट्रिपिंग का बात आ जाएगा, हवाला रूट का बात आ जाएगा, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग का बात आ जाएगा, समझ रहे हो ना, टैक्स एवेजन का बात आ जाएगा, टैक्स अवॉइडेंस का बात आ जाएगा। देखो सब मुद्दा तुम्हारा 4-5 साल का करंट अफेयर्स आ जाएगा इसके अंदर, समझ गए ना। हाँ, कॉर्पोरेशन टैक्स का बात आ जाएगा। और ये जो हिडनबर्ग रिसर्च जो हुआ था कुछ महीना पहले, अडानी का जो शेयर गिर गया था एक ही बार, वो नहीं आएगा क्या इंटरनेशनल फंडिंग के अंदर, वो तुम्हारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर भी आ जाएगा। तो बात समझ गए ना, ये चीज़ हो गया। चलो उठाते हैं मुद्दा। हाँ, उससे पहले थोड़ा
जानते हैं कि हमारे पूर्वज क्या सोचते थे इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर? तो हमारे पूर्वज में तो सबसे पहला जो प्रथम नाम आएगा वो कौटिल्य का ही आएगा, अर्थशास्त्र। नहीं तो अर्थशास्त्र में यानी कि कौटिल्य ये सोचते थे स्टूडेंट कि इंटरनेशनल रिलेशन ऐसा होना चाहिए ताकि जनता का भलाई हो। वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच। विश्व गुरु बनने से पहले जनता का भलाई देखना जरूरी है, और जो कि भारत का अप्रोच भी ऐसा ही है। रशिया अटैक किया यूक्रेन के ऊपर, भारत ने उतना छटपटी नहीं दिखाया जितना बाकी कंट्री भी नहीं दिखाया। ये भी नहीं कह सकते कि बाकी कंट्री ने दिखाया है। मैं इंडिया, जैसे इंडिया अपने आप को क्लेम करता है कि हम विश्व गुरु है, तो विश्व गुरु है तो कहीं पे भी अटैक हो रहा है तो आपको टेंशन होना चाहिए ना, क्योंकि आप विश्व गुरु हुए। मैं इंडिया विश्व गुरु है, मैं प्रैक्टिकल तरीके से विश्व गुरु है। हम उससे दुश्मनी बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे जिसके वजह से हमको नुकसान हो जाए लॉन्ग टर्म में। और रशिया से बिल्कुल हम ये मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, रशिया को हम हार्म नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि रशिया शुरू से ही भारत के लिए बहुत अच्छा पार्टनर रहा है। भारत ने बहुत लाभ उठाया है रशिया से, चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी का बात हो, समझे ना, चाहे डिफेंस टेक्नोलॉजी का बात हो, बहुत अच्छा कोलैबोरेशन रहा है रशिया के साथ। तो देख रहे हो ना यहाँ, बिल्कुल ये जो हमारा जो लाइन है, हमारा जो इंटरनेशनल जो अप्रोच है, बहुत ही प्रैक्टिकल है। पहले देखो फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार आइडियोलॉजी के नाम पे लड़ा गया, कैपिटलिस्ट और कम्युनिज्म में, वही सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म, ये जो दो आइडियोलॉजी है यही लड़वाया, इसी की वजह से 2 वर्ल्ड वार हुआ है। उसके बाद देखो नाटो बना, नहीं नॉन अलाइनमेंट ना इधर, सॉरी एंड नाम बना, नाटो भी बना, नाटो तुम्हारा कोल्ड वार का है। हमारे कंट्री में नाम बना, जवाहरलाल नेहरू बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे, तो ना इस ब्लॉक में जाएंगे ना उस ब्लॉक में जाएंगे, तो वो भी तो हमारा एक स्टैंड था। जब वियतनाम वार हुआ तो उस समय हम वियतनाम का जो युद्ध हुआ था, जहाँ पे USA जो बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव था, तो वहाँ पे भी हमने निंदा किया था। देखो वो जो निंदा किए थे वो अलग निंदा था, वो अलग कॉन्टेक्स्ट समझा जाए। अभी देखो, अभी हमने ऐसा कुछ बोला ही नहीं, निंदा भी किए तो ऐसा निंदा किए कि उसको इम्पैक्ट ना पड़े रशिया को। नहीं होना चाहिए, बात हुआ है पुतिन से, नहीं होना चाहिए युद्ध। और उधर वेस्टर्न पावर खूब खुश कि इंडिया समझाया, इंडिया जब समझाया तो समझेगा रशिया, मगर इंडिया भी फूक फूक के कदम चला है, एक एक स्टेप, एक एक शब्द पे काम किया है इंडिया ने। कोई भी रेडिकल स्टेटमेंट नहीं दिया जिसकी वजह से इंटरनेशनल तुम्हारा हेडलाइंस बने। बहुत सोच समझ के रणनीति के साथ किया। कौटिल्य यही अप्रोच रखते थे कि आपके काम के वजह से आपका सॉवरेनिटी खराब नहीं होना चाहिए। किसी भी कंट्री का सॉवरेनिटी इज फर्स्ट क्या है? सॉवरेनिटी। यही ना सॉवरेनिटी हम लोग खो दिए थे ब्रिटिश के अगेंस्ट, तब इतना बुरा हाल हो गया हमारा। और हम आज़ादी के बाद ये सीखे हैं कि सॉवरेनिटी फर्स्ट होना चाहिए। और देखो इंडिया इस चीज़ को मेंटेन किया है। जब USA बोलता है कि तुम्हारा कश्मीर का इशू हम सुलझा दे, तो बोलता है कोई बात नहीं, हम और चाइना मिलकर सुलझा लेंगे, हम और पाकिस्तान मिलकर सुलझा लेंगे, आपको आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पता है कि वो आएगा तो वो कीड़ा करेगा फिर अंदर। तो इस सेंस में कहोगे तो इंडिया ने तो बहुत अच्छा इंटरनेशनल रिलेशन को मेंटेन किया है अपने सॉवरेनिटी कॉन्टेक्स्ट में। नहीं तो बिल्कुल इंडिया बहुत अच्छे से मूव कर रहा है इंटरनेशनल फ्रंट पे, ये हम लोग अभी देख सकते हैं। हाँ, हमें जिस कंट्री से ज़रूरत है उस कंट्री से हम जुड़ेंगे भी, ठीक है, क्योंकि अभी जो है स्थिति अलग है। अभी आप आइडियोलॉजी पे जा ही नहीं सकते हो, अभी आपको ट्रेड पे उतरना होगा। FTA किए कि नहीं किए हम लोग, सब इंटरनेशनल इश्यू ना हुआ जी, भले ही हम ये बोर्ड पे लिखे नहीं लिखे, विषय दूसरा है आपका। FTA किए कि नहीं किए हम लोग? हाँ, हमने LPG लाया कि नहीं लाया अपने कंट्री में? तो LPG लाया तो पूरा दुनिया ही आपका एक विलेज बन गया, ये भी आपका एक इंटरनेशनल इशूज है, समझ गए ना। चलो लेट्स स्टार्ट विद द एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशन। चलो इस पे चर्चा करते हैं। अब मुझे बस पॉइंट लिखाना है, लिखते चलो। एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशन।
सबसे बड़ा जो इशू है स्टूडेंट, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में क्या क्या इशू है? डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री के बीच में बहुत सारा, जानते हो, स्टैंड, दोनों के बीच में अलग अलग स्टैंड है। सब लिख पाओगे ना करंट अफेयर्स का, है ना? बहुत न्यू नॉर्मल है क्लाइमेट चेंज, न्यू नॉर्मल, आपको स्वीकार करके चलना पड़ेगा। एडाप्टेशन, मिटिगेशन। मिटिगेशन ठीक है, मिटिगेशन से आपका रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ रहा है। व्हाट अबाउट द एडाप्टेशन? फंड भी बहुत कम आ रहा है, तो ये भी एक एथिकल इश्यूज हुआ ना। व्हाट अबाउट द आइलैंड कंट्री, जो छोटे छोटे कंट्री है, किरीबाटी सब, आइलैंड कंट्री का तो हालत बहुत ख़राब है, बिग सफरर है। हाँ, इसके लिए बिग कंसर्न है। इसी को वो समझते हुए लॉस एंड डैमेज फंड का बात किया गया COP 28 में। जुड़ते चलो, अनगिनत चीज बाबू, 50 पेज लिख सकता है इसके बारे में, तुम लोग समझे ना, एक अध्याय लिखा जा सकता है। UNFCCC 1992 के बाद लिख सकते हो ना, सब चीज जोड़ लेना, सभी चीज। टेररिज्म, टेररिज्म देखो, टेररिज्म कितना बड़ा मुद्दा है। हाँ, अब इसमें हर समय डिबेट है गुड टेररिज्म वर्सेस बैड टेररिज्म, और एक कंट्री का टेररिस्ट दूसरे कंट्री का फाइटर। तो हाँ, फाइटर, कोई बोलता है ये फाइटर है और कोई बोलता है ये टेररिस्ट है। कैसे मुद्दा सुलझाओगे? और पाकिस्तान का जो स्टैंड है जानते हो, पाक का जो स्टैंड है, और इनफैक्ट पूरा दुनिया का जो स्टैंड है, क्या तुमको क्या USA बढ़िया लगता है? हाँ, USA ही है जिसने मुजाहिदीन को जन्म दिया। USA फिर मुजाहिदीन जन्मा कैसे? ना रसा अटैक करता, ना मुजाहिदीन जन्मता। US की वजह से फिर तालिबान क्रिएट हुआ। तब बड़े बड़े पावर, बड़े बड़े कंट्री तो बाबू उसको बनाया है, सींचा है। US ने सींचा, US का ट्विन टावर गया। तो इस मामले में भारत ठीक है। भारत ने कभी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, टेररिज्म को कभी भी वो नहीं दिया है, कभी भी नहीं वैल्यू दिया है, समझे ना? ठीक है, बहुत अच्छा है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखो, अटैक ऑन कंट्रीज, कंट्री पे अटैक कर देना। देखो, रसिया अटैक किया ना यूक्रेन पे, हाँ, ये इजराइल अटैक किया फलस्तीन पे, वही हमास पे। इससे पहले बहुत ऐसा इंसिडेंट हो चुका है। USA अटैक किया इराक पे, उसके बाद क्या हुआ स्थिति मिडल ईस्ट में, कैसे पावर शिफ्ट हुआ है। अननेसेसरी अटैक है ये स्टूडेंट, ये ठीक है ना? अरे भाई, इंटरनली तो हर कंट्री में ही प्रॉब्लम है। क्या US में रेसिज्म का प्रॉब्लम नहीं है क्या? हाँ, कुछ ज़्यादा ही है, कुछ ज़्यादा ही है। काला आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकता US वाला आदमी सब, बात समझे ना? हेट्रेट है उसके मन में। पुलिस लोग तो देखना नहीं चाहता है काला आदमी लोग को, तब ये लोग गुणगान सिखाएगा। सबसे बड़ा हिपोक्रेसी तो US का ये है, समझ रहे हो ना? जो दुनिया को ज्ञान देने चला है, खुद बाबू ज्ञान का वो है, अधूरा है ना। भाव हिपो, इसका पूरा हिस्ट्री उठा कर देख लो ना। हाँ, मिलिट्री, हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मिलिट्री कूप भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, समझे? मिलिट्री कूप, वही मिलिट्री कूप कहो या डीप स्टेट कहो, जहाँ पे नाम के लिए लोकतंत्र चल रहा है, पूरा आर्मी का कंट्रोल है। देखो ना अफ्रीका में क्या हो रहा है, अफ्रीकन कंट्रीज में, पूरा जो साहेल रीजन है, अफ्रीकन कंट्रीज, साहेल रीजन, सब सहारन पट्टी है कि नहीं है? साहेल रीजन, बिल्कुल। आए दिन तुमको न्यूज़ में सुनने को मिल जाएगा यहाँ मिलिट्री कूप हुआ। म्यांमार देखो, म्यांमार देखो, और भी बहुत सारा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज सब है, आसियान का।
ये पाकिस्तान देखो ना यार, ये क्या है, ये अफगानिस्तान नहीं आएगा क्या? लोकतंत्र खत्म ही नहीं हो गया अफगानिस्तान में? तो अनगिनत अनगिनत स्टूडेंट, क्या लड़ाई नहीं हुआ? सिविल वार, अरे सिविल वार सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सिविल वार वर्ल्ड में। और सिविल वार कहाँ कहाँ नहीं हुआ? सीरिया, लेबनान, हाँ इसमें देख लो बाबू, वो लिख लो अरब स्प्रिंग, काम आएगा अरब स्प्रिंग। हाँ स्टार्ट हुआ तुनिसिया से, बात कहाँ तक पहुँचा? इजिप्ट तक बात पहुँच गया है ना, सूडान उड़ान सबको चपेट में ले लिया ये। अभी देखो यमन में कितना बड़ा हो रहा है गृह युद्ध, सना में, है ना। ये लीबिया जानते हो, लीबिया में भी अपना ही प्रॉब्लम है। लीबिया में 2 सिटी पावर में है, तो कैसे काम चलेगा? इकोनॉमिक क्राइसिस इंटरनेशनल रिलेशन में प्रॉब्लम है कि नहीं है, ये बताओ ना हमको तुम। अभी रिसेंट में 1-2 साल में तुमको इकोनॉमिक क्राइसिस कितना देखने को मिला कंट्री में? तो इकोनॉमिक क्राइसिस अनगिनत कंट्री है स्टूडेंट इसमें, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, ठीक है ना। हाँ अभी उधर जाएंगे, इधर अपना पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बुरा, अब उधर जाते हैं। अब अफ्रीका का तो हालत ही बुरा है ऐसे भी ऑल टुगेदर। लो अर्जेंटीना पकड़ो, जो न्यूज़ में, वेनेजुला इससे पहले डूब चुका था। तब अभी और भी बहुत सारा कंट्री है, सीरिया बताओ। हाँ यस, अच्छा है, बहुत अच्छा, मैं अप्रिशिएट करता हूँ ऐसे सब पॉइंट्स को। ये देखो ड्रग्स को लेके, ठीक है। अभी देखो और भी बहुत सारा कंट्री है जहाँ पे बहुत बुरा स्थिति है, इन हाइपर इन्फ्लेशन आ रहा है। हाँ अर्जेंटीना हो गया, ये केनिया क्या हालत हुआ। हाँ बहुत पहले केनिया में, केनिया ही कंट्री है जिसमें डॉलर एक्सेप्ट कर लिया गया। हाँ केनिया ही होगा बिल्कुल, बहुत बुरा स्थिति, ठीक है ना। ये बहुत पहले आया था, ये हो गया, बहुत पहले हुआ था ये क्राइसिस। बहुत पहले का मतलब ये 5 साल के अंदर ही हुआ है, 5-6 साल के अंदर ही ये एक इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ। एक देखो तुम्हारा ये रिफ्यूजी क्राइसिस, देख लो यहाँ पे। अच्छा अफ्रीका से लोग मेडिटेरियन सी क्रॉस करके जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे? वहाँ पे जानते हो जो उस समय की जो एंजेला मर्केल थी, जो जर्मन की जो चांसलर, उसने तो शरण दे दिया था, और उस चीज़ को लेके भी विरोध हुआ है उस कंट्री में, है ना। तो रिफ्यूजी क्राइसिस वही लिख लो, अफ्रीकन कंट्री से जा रहे थे, अफ्रीकन कंट्री से मेडिटेरियन सी से तुम्हारा यूरोप। उसका देखो अफगानिस्तान से कितने लोग भागे हैं। हाँ अभी तो देखो पाकिस्तान का अपना एक रिफ्यूजी क्राइसिस चल रहा है। उससे पहले तुम्हारा देखो रोहिंग्या वाला जो इशू हुआ था, तो रोहिंग्या वाला इशूज। और जहाँ जब अब युद्ध होगा, जहाँ जहाँ तुम्हारा इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम होगा, वहाँ से लोग जाएंगे भाग के, समझे? हाँ सॉरी, हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा, ब्लास्फेमी, हाँ सही बात है, ठीक है। ये समझ गए ना, उसको कर लो, मिटा दे, क्योंकि ये बड़ा होगा, समझे ना। इसमें इश्यूज बहुत बड़ा बड़ा इशू आ जाएगा, तुम लोग अनगिनत इश्यूज को ऐड कर सकते हो इसमें। क्या आउटर स्पेस में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, मिलिट्राइजेशन ऑफ स्पेस? तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, सब क्राइसिस है। ये फिर दूसरा बना लो, स्पेस नहीं है तो। हाँ आर्म रेस, बिल्कुल करेंगे बात, सब पे बात करेंगे। चलो यहाँ पे आते हैं हम लोग, स्पेस का देखते हैं, मिलिट्राइजेशन ऑफ स्पेस। सबको स्पेस को हथियाना चाहता है। अभी देखो ना तुम्हारा वन वेब हो गया, जो लो अर्थ ऑर्बिट में इतना इतना सैटेलाइट जाएगा, कितना डेब्रिस बनेगा, और हर कंट्री ही चाहता है कि हम वहाँ पहुँचे ताकि स्पेस में भी हमें कम जाए। और जो आउटर स्पेस ट्रीटी है कितना कमज़ोर है, वो अपने आप में एक एथिकल इश्यूज है। आउटर स्पेस ट्रीटी not effective in controlling militarization of space, not effective। हाँ ये हो गया तुम्हारा इससे। साइबर क्राइम देख रहे हो कितना साइबर अटैक होता है स्टूडेंट। हाँ साइबर अटैक होता है,
अब तो देखो चैट जीपीटी भी आ गया, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रॉब्लम अपना ही, नेगेटिव प्रॉब्लम। चैट जीपीटी वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। हाँ डीप फेक आ जाएगा। डीप फेक, बिल्कुल डीप फेक, हाँ डीप फेक लिख लो यार, बहुत अभी ये हॉट टॉपिक है डीप फेक, समझे, लंबा समय तक न्यूज़ में बना रहेगा ये। हाँ और क्या बोल रहे थे तुम लोग? हाँ ड्रग्स का, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स देखो, हाँ ड्रग्स का देखो, अब अफगानिस्तान देखो, हाँ गोल्डन, वही है गोल्डन ट्रायंगल, बहुत अच्छा। आइए देखो ना मैक्सिको, हाँ और वो वाला जो देखो ना जो एल सेल्वाडोर सब है, कैरिबियन, बिल्कुल कैरिबियन कंट्रीज। ट्रैफिकिंग भी एक अपने आप में समस्या है, लिख दो यहाँ ट्रैफिकिंग साथ ही करो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक साथ रख दो इसको। समस्या है। और बताओ बच्चे लोग। जेनोफोबिक, हाँ जेनोफोबिक जो हाँ। आदमी को कम आदमी रहता है तो उसको मार दिया तो जेनोसाइड, नहीं जेनोफोबिक। ठीक है, वो मुद्दा ऐसा मुद्दा होना चाहिए कि जो वर्ल्ड वाइड हो रहा हो, जो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपस में वो नहीं है फाइट। अच्छा एथनिक क्लास बोल रहे हो तुम लोग? हाँ एथनिक क्लास भी हो रहा है, बिल्कुल हाँ तुम सही है, वर्ड दूसरा हो सकता है, मीनिंग यही होगा एथनिक क्लास। एथनिक क्लास हमें तो देखने को मिलता है, हमें अफ्रीकन कंट्री में बहुत तगड़ा देखने को मिलता है। अच्छा हम समझ गए, फ्रोजन कन्फ्लिक्ट बोलना चाह रहे हो तुम? वो भी है यार, एक हाँ। दूसरा भी है। फ्रोजन कन्फ्लिक्ट देखो, लिखो यहाँ पे, ये तो बहुत जगह पे हुआ है फ्रोजन कन्फ्लिक्ट, है ना। हाँ रिलीजन पॉलिटिक्स में कुछ ज़्यादा ही शामिल हो रहा है। पोस्ट ट्रुथ, ब्लास्फेमी बोल रहे हो? हाँ ब्लास्फेमी है वो। देखो अब देखो, ये देखो यूरोप हो या एशिया हो, चाहे तुम्हारा अफ्रीका हो, सब में राइट विंग पॉलिटिक्स ये बहुत देखने को मिल रहा है तुमको, ठीक है नहीं, ये भी एक एथिकल इश्यूज ही है, समझ गए ना, ये भी एक समस्या ही है। क्लाइमेट को लेके बात कर चुके हैं, ठीक है। हाँ स्पेस को लेके ही बात हो गया, यस लॉ, हाँ वर्ल्ड लॉ ऑर्डर, वर्ल्ड का जो ऑर्डर है ये बर्बाद हो चुका है पूरा। अभी जस्ट 2 दिन पहले ही हम लोग पढ़े थे एडिटोरियल्स में कि लॉ क्या है, वर्ल्ड का जो लॉ है वो डिसऑर्डर है, पढ़े थे ना, कि कोई यूनाइटेड नेशंस को मानता नहीं। देखो ना अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये कि यूनाइटेड नेशंस बेकार हो गया है, टूथलेस हो गया, लिखो यहाँ पे टूथलेस हो गया, कहीं से कहीं अटैक हो रहा है, कोई ऊपर से निंदा किया जा रहा है बस। अरे भाई तुम्हारे पास पीस कीपिंग फोर्स इतना ज़्यादा भेजो उसको लड़ने के लिए, यदि उतना गुद्दा है तो करेगा नहीं, ऊपर वीटो लगा देगा, फिर वीटो भी अपने आप में समस्या, लिखो यहाँ पे वीटो बिग प्रॉब्लम। हाँ यूएन का देखो परमानेंट वर्सेस नॉन परमानेंट मेंबर का कन्फ्लिक्ट, WTO इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR, WTO इशू, समझ रहे हो ना, IPR कितना बड़ा इशू है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है कि नहीं, बताओ तो। वर्ल्ड इशू, वैक्सीन नेशनलिज्म, कि हम अपना वैक्सीन बनाए पहले अपना देशवासी को देंगे। IPR जानते हो, जॉनसन एंड जॉनसन का जोड़ दो बैठ के, हाँ लिखो यहाँ पे जॉनसन एंड जॉनसन का जो रिसेंट टाइम का हुआ था, जॉनसन एवरग्रीन करना चाहता था, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो है पेटेंट राइट्स में एवरग्रीन ना, ठीक 20 साल खत्म होने वाला होगा, 18 साल 17 साल 19 साल होगा तो फिर आगे बोलेगा देखो नया इनोवेशन किया, देखो जरा इंडिया वाला नहीं चलेगा अब, ये सब चीज़ हो गया। अब बाद में देखो अल्टीमेटली माना नहीं है, मतलब ठीक है अब हम छोड़ देते हैं। जॉनसन एंड जॉनसन फाइनली मान गया, वो पता चल गया कि अब अभी ये मानने वाला नहीं है सब कंट्री भी। और बताओ, और मुद्दा डाल सकते हो ना, जितना पढ़ते जाओगे ज्ञान वर्धन होते जाएगा उतना ऐड करते चले जाओगे। देखते हो ना ये पूरा आपके करंट अफेयर्स पे बेस्ड है, 4 साल 5 साल का जो करंट अफेयर्स है। हाँ
थोड़ा थोड़ा लिख ही सकते हो। क्रिप्टो करेंसी चर्चा किए थे उस समय, बात नहीं किए, यहाँ पर लिखे नहीं। क्रिप्टो करेंसी बहुत बड़ा मुद्दा है ना। क्रिप्टो करेंसी ये भी बहुत बड़ा समस्या है। यस, चाइना का देखो, हाँ वो फंडिंग में डाल देंगे, ठीक है। हाँ, अनक्लॉज का जो प्रॉब्लम है, अनक्लॉज का जानते हो प्रॉब्लम, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होना चाहिए, तो यहाँ बहुत सारा कंट्री मानता ही नहीं है, स्पेशली चाइना नहीं मान रहा है इस चीज़ को। हाँ, अभी इंटरनेशनल हम लोग फंडिंग देखेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन देखेंगे, इनफैक्ट इसके अंदर भी देख सकते हैं, हम बताए हैं, मैं उसको फंडिंग में सेपरेट देखेंगे चाइना का जो है, समझ गए ना। हाँ, और इसका लिस्ट अनगिनत है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैंने सब करवा दिया, मगर मैंने ढेर सारा करवा दिया है, ठीक है। इतना भी यदि पॉइंट लिख लेते हो 150 वर्ड्स में, यू गेट वेरी गुड मार्क्स, समझ गए ना। हाँ, ये हो गया। और भी बहुत सारा लिख सकते हो स्टूडेंट। क्लाइमेट चेंज, देखो क्लाइमेट चेंज अपने आप में इतना बड़ा विषय है कि बहुत सारे चीज़ को अपने अंदर रख लेगा वो, समझ गए। चलो, एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल फंडिंग। हाँ, वो इंटरनेशनल फंडिंग ही है स्टूडेंट, केवल फंडिंग नहीं है, इंटरनेशनल फंडिंग है। तो कुछ कुछ इशू उठाओ, तब तक इंक भरते हैं। बोलो। यस, टेररिस्ट फाइनेंसिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा समस्या। और बोलो। क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए पैसा, हाँ, क्लाइमेट, बिल्कुल वो पॉइंट यहाँ पे जोड़ सकते हो। क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए जो पैसा मिलना चाहिए था, स्पेशली एडाप्टेशन के लिए, बिल्कुल नहीं है। हाँ, लॉस एंड डैमेज फंड में भी देखे, बहुत सारा कंट्री बहुत स्लो है, करेक्ट। ये हो गया एक मुद्दा। और बताओ। हाँ, अच्छा, ये बच्चे लोग, इससे पहले आर्म्स रेस लिख दो, वो भी लिखो, आर्म्स रेस। उसमें नहीं लिखे होंगे शायद। एथिकल इशू इंडियन आर्म रेस लिखे थे, ठीक, लिख लियो, बहुत अच्छा। हाँ, आर्म रेस लिख लो वहाँ पे, ठीक है, रख दो उठा के। इंटरनेशनल इश्यूज, सॉरी, एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल फंडिंग। देखो प्रॉब्लम क्या है, तो एक तो देखो टेररिस्ट फाइनेंसिंग, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब देखो, इसको बल देने वाला क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी से हो संभावना बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, बताओ। इसीलिए तो रेगुलेट करने का बात था। और इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन है ना हमारे पास, FATF। हाँ, उसमें भी जानते हो, ये भी कोई रेड नोटिस जारी करेगा तो ये नहीं कि वारंट है वो, ठीक है। वो लूफल्स भी हम लोग जानते हैं, है ना। हाँ, ये भी किसी को सैंक्शन नहीं लगवा सकता है। हाँ, यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये हो गया FDI। देखो ना, FDI जो आ रहे हैं, स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कहा जाए या फिर वर्ल्ड में ही कहा जाए, तो कोई मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ नहीं हो रहा है यहाँ से, सर्विस को फायदा हो रहा है, वो भी ब्राउन फील्ड में आ रहा है। तो ये भी तो एथिकल इश्यूज है। पहले जब सोचते थे कि FDI आएगा तो ग्रीन फील्ड एक नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो अब ऐसा नहीं है। FDI आ रहा है, जो पहले से बना हुआ उसी में आ रहा है। ये भी तो एथिकल इश्यूज ही है फंडिंग का। कायदे से जब आए तो भाई नया चीज़ बने, जैसे एप्पल बना है वैसे बने। यहाँ पे जो पहले उसका शेयर खरीद लिया, अंबानी का 1% शेयर खरीद लिया, बोल रहा है कि FDI आया है, क्या फायदा हुआ उस तरह का FDI का, समझ गए ना। एक ये प्रॉब्लम है। अभी देखो यहाँ पे FPI अपने आप में समस्या है। FPI में बहुत कुछ समस्या है। देखो, एक तो राउंड FPI में देखो, एक पार्टिसिपेटरी नोट याद है, पी नोट यूज करके आप ऑटोमेटिक रूट से आप जा सकते हो। गवर्नमेंट का जो रेगुलेशन है उसको स्किप करके आप शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हो। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसलिए सेबी ने रिसेंट टाइम में बोला था ना स्टूडेंट, कि जितने भी तुम्हारा रिलेटेड ट्रांजैक्शन होता है, जैसे मान लो कि अडानी का ग्रुप है, अडानी का शेयर है, तो अडानी के जो अपने लोग होंगे जो वहाँ से में भी पैसा भेज रहे होंगे, तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ना। इसके लिए सेबी ने कहा है। अब जब सेबी इस तरह का रेगुलेशन लाएगा तो ये बोलेगा FPI कि हम जाओ नहीं डालेंगे, जाओ हम नहीं आएंगे इंडियन शेयर मार्केट में, तो ये भी एक रोना है। तो ट्रांसपेरेंट नहीं है, ट्रांसपेरेंट मिसिंग है। और सेबी करे भी तो करे क्या, इससे पहले भी सेबी कर चुका है, उसमें भी सेबी फेल हो गया, और फिर से लाया है तो फिर से वही धमकी दे रहा है FPI साल जो पैसा देता है उधर से। और जानते हो कि ये सबसे बड़ा बात है कि अब FPI भी मैनिपुलेट होता है।
एफपीआई कैसे मैनिपुलेट होगा? एक तो देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट इसका जुड़ा हुआ है तुम्हारा इन्फ्लेशन यूएस में। अब यूएस में वहाँ का जो फेडरल रिजर्व है वहाँ पे उसमें भी थोड़ा सा भी चेंजेस लाएगा इंडिया असर पड़ेगा, तो फंडिंग में असर पड़ा, यानी कि उसका इकोनॉमी डायरेक्ट इम्पैक्ट है एफपीआई पे, हमारे एफपीआई पे। बात समझ गया ना? ये हो गया। और देखो हाँ, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, क्रिप्टो करेंसी मैंने साथ में जोड़ दिया है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी एज अ उसमें भी प्रॉब्लम होगा, सेपरेट भी लिख सकते हो। और बताओ ये देखो, ये जितने भी वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन हैं, वेस्टर्न या ब्रिटेन हुड्स इंस्टीट्यूशन कह सकते हो, जितने भी वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो तुम्हारा वर्ल्ड बैंक हो, चाहे आईएमएफ हो, उसका अपना ही टर्म्स और कंडीशन होता है, अपना ही टर्म्स और कंडीशन होता है ना? वही वाशिंगटन कंसेंसस, अपना ही टर्म्स और कंडीशंस होते हैं। और जानते हो कि अपना ही टर्म्स और कंडीशन होगा तो दूसरे कंट्री पे फिर ये बहुत सारे कंट्रीज़ के ऊपर क्या करेगा? डिक्टेम करेगा, आदेश लाएगा कि यू हैव टू डू दिस वन, यू हैव टू रिफॉर्म्स, यू हैव टू टेक रिफॉर्म्स इन दिस सेक्टर दैट सेक्टर। तो उस समय सॉवरेनिटी का क्या होगा फिर? यदि बार बार ऊपर से कंट्री हमें सिखाए कि हमें अपने देश में क्या करना है, तो व्हाट अबाउट द सॉवरेनिटी? तो इसका जो सॉवरेनिटी का हनन होने का संभावना बढ़ जाता है, सॉवरेनिटी डिक्रीज हो सकता है। और यदि सॉवरेनिटी डिक्रीज हुआ तो बहुत बड़ा क्षति है किसी भी कंट्री के लिए, है कि नहीं? बताओ तो, एक इश्यू ये है। और क्या इश्यू है बताओ तो फंडिंग का? हाँ, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना, चेकबुक डिप्लोमेसी, चेकबुक डिप्लोमेसी। अनक्लोज में जाके जोड़ दो साउथ चाइना सी एंड चाइना। अनक्लोज दिखाए थे ना उस समय, वहां पे लिख दो, याद रहेगा उसे विषय क्या है। अनक्लोज लिखाए हैं बचवा लोग, देखो ना इससे पहले। हाँ, वहां पे लिख दो साउथ चाइना सी एंड चाइना, चेकबुक डिप्लोमेसी। एक तो ये प्रॉब्लम है कि पैसा जितना लेना है ले लो, और जो भी प्रोजेक्ट्स बन रहा है वो भी अनवाइबल है, तो अनवाइबल है। ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है अपने आप में। और बताओ, हाँ वेरी गुड, क्लाइमेट चेंज के लिए जो फाइनेंसिंग होना चाहिए, क्लाइमेट चेंज के लिए जो फाइनेंस होना चाहिए, नॉट अप टू मार्क, बिल्कुल नहीं है। स्पेशली एडाप्टेशन में बहुत मिसिंग है, वो मिसिंग। लॉस एंड डैमेज फंड देखते हैं आगे क्या होता है, मोमेंटम तो ठीक है उसका। और बताओ, और इश्यूज क्या जोड़ सकते हो तुम लोग? हाँ बिल्कुल, राउंड ट्रिपिंग लिख दिए यहाँ पे बिल्कुल, ये लिख दो राउंड ट्रिपिंग, वही पैसा आता है। हवाला रूट लिखो, हमारा ब्लैक मनी फिर से आता है शेयर मार्केट में घूम के, हवाला रूट लिखो। वही ब्लैक मनी घूम के आए व्हाइट मनी के रूप में, उसको बोलते हैं हवाला रूट, समझे? और ये हो रहा होता है राउंड ट्रिपिंग, वही पैसा जा रहा है, घूम के आ रहा है। शेयर मार्केट में इसी तरह लगता है। और बताओ, जैसे हाँ बहुत, जैसे देखो इंटरनेशनल फंडिंग में कई बार क्या होता है कि टेक्नोलॉजी बहुत आउटडेटेड देता है, इसलिए भोपाल गैस ट्रेजेडी हो जाता है। तो हाँ, इंटरनेशनल फंडिंग में नहीं भी हुआ तो इंटरनेशनल रिलेशन प्लस फंडिंग में तो हो जाएगा वो। आउटसोर्सिंग कितना बड़ा समस्या है, आउटसोर्सिंग कर दिए। देखो आउटसोर्सिंग विथ बैड टेक्नोलॉजी, आउटसोर्सिंग विथ प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी, बैड तो नहीं बोलेंगे, प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी, पुराना टेक्नोलॉजी। अब भोपाल में आया, भोपाल में कितना बड़ा ट्रेजेडी हुआ है ना, यहाँ पे लिख लो भोपाल ट्रेजेडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी। नहीं, इसमें तो शायद वेब सीरीज भी बना है कुछ रिसेंट टाइम में। हाँ, रेलवे मैन, अच्छा बना है। अब भोपाल गैस ट्रेजेडी के ऊपर कितना डॉक्यूमेंट्री बन चुका है, बहुत सारा डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पे होगा, देख लेना वहाँ पे। और कितने पत्रकार इसको कवर कर चुके हैं। और एक मूवी भी बना था, राजपाल यादव खेला था उस मूवी में, बहुत खूबसूरत अभिनय किया है। उसमें दिखाया कि साइनाइड कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, अभी भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अच्छा, इंटरनेशनल फंडिंग में स्टूडेंट टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस, हाँ टैक्स अवॉइडेंस। देखो
टैक्स इवेजन का मतलब होता है चोरी करना, पैसा चोरी करना। एंड टैक्स अवॉइडेंस का मतलब होता है कि लूफॉल्स निकाल के पैसा वो करना। और इसी में देखो, इसी कॉन्टेक्स्ट में हम कह सकते हैं कि बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग। यानी कि जितने भी एमएनसी है हमारे इंडिया में बाहर का, जैसे यूएस का बहुत सारा एमएनसी है ना, जैसे कोकोला हो गया, हुंडई का यहाँ पे एमएनसी है, ये क्या करता है अपने पेरेंट कंपनी को दे देता है पैसा ताकि वो टैक्स का चोरी कर सके। तो कितना बड़ा इशू है ये, बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग। सर चाइना 1+1 हो सकता है क्या? चाइना 1+1 हाँ, चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी नहीं, इसमें नहीं हो सकता। हाँ, बिल्कुल नहीं होगा इसमें। हाँ, तो ये देखो इसी के आसपास रहेगा सब चीज़, समझ गए ना। ये इनफैक्ट उसी का हिस्सा है, इंटरनेशनल रिलेशन का एक हिस्सा है। होप सो समझ में आ गया होगा। इतना तो हम तैयारी भी नहीं किए थे, ठीक है, क्योंकि पता था कि ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो वहाँ पे जो आएगा वही होगा, समझ गए ना। बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं स्टूडेंट, और ये तो इतना मस्त टॉपिक है ना, बार बार बदल जाएगा ये चीज़, जो करंट अफेयर से बेस्ड है। चलो कंप्लीट ना। अब देखते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। हाँ बोलो, कुछ बोलना चाहते हो? कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है? व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस? बोलो बच्चे लोग, क्या होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस? प्राइवेट गवर्नेंस कोई कंपनी का अपना। कॉर्पोरेट मतलब कॉर्पोरेशन, प्राइवेट कंपनी, यही ना हुआ। एंड गवर्नेंस का मतलब क्या हुआ? कैसे वो अफेयर्स है मैनेज कर रहा है, यही ना हुआ जी। तो कॉर्पोरेशन, प्राइवेट कंपनी अपने अफेयर्स को इतना अच्छे से मेंटेन करे कि जितने भी स्टेक होल्डर होंगे सबका इंटरेस्ट का ख्याल रखा जाए। जैसे मान लो कि मेरा 2% शेयर लगा हुआ है, किसी का 10% शेयर होगा, और यहाँ पे तुम मैनिपुलेट कर रहे हो शेयर को, जैसे कि तुम्हारा हिंडनबर्ग रिसर्च में जो हुआ था, तो कितना बड़ा आरोप लगा था। अडानी का शेयर देखा तुरंत गिर गया ना। तो अडानी उसी एक हफ्ता पहले ही एशिया का सबसे रिचेस्ट मैन बना था वो, और उसका तुरंत, हाँ वर्ल्ड में भी रैंक था उसका, वन का नंबर 1 नहीं बाबू, नंबर 1 तो रहेगा एलन मस्क ही रहेगा लंबा समय तक के लिए। और उसका जो वेल्थ है ना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है उसका। एक होता है ना आराम से कुछ नहीं, ऐसे उड़ रहा है उसका, तो उसको कहाँ से पकड़ेगा तुम अभी? वो बिल गेट्स सबको भी पीछे करते हुए भाग गया है वो। ये जो था ना किसका सीईओ, जो उसका ई कॉमर्स साइट जो अमेजन का जो है सीईओ, सेकंड में वही ना आता है अभी सर। हाँ, ये तो मेंटेन्ड है। देखो ये मेंटेन रहेगा क्योंकि इसका प्रोजेक्ट देखो ना, इसका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, स्पेस में प्रोजेक्ट है, व्हीकल्स में है, इसका अलग अलग है। तो उसको बीट करना बड़ा मुश्किल है। बाकी जितना भी रहता है एक डोमेन में रहता है, इसका एक डोमेन नहीं है, सब डोमेन में ही बेटर रही है। इतना बड़ा है, ट्विटर खरीद लिया और वही ट्वीट करता है बैठ के। कई बार मजाक करता है तो कितना नुकसान भी हो जाता है। एलन मस्क को बोला कि हंसी मजाक का मैसेज किए थे हम, अब पता चला शेयर गिर गया इसका यहाँ पे। तो अब एलन मस्क ऐसा आदमी है जो क्रिप्टो करेंसी पे कॉन्फिडेंस दिखा दिया तो क्रिप्टो करेंसी अचानक बढ़ गया ऊपर, तो उसका एक भी शब्द बाबू पूरा दुनिया को असर पड़ता है। एलन मस्क, अब बाद में एलन मस्क ने बोला ना कि सबसे पैसा लेंगे बाबू, ट्विटर लोग यूज़ करो, पैसा लेंगे तुम लोग से। पहले जो ट्विटर का जो क्रेडिबिलिटी था बहुत स्ट्रांग था, उसने यूएस के प्रेसिडेंट को भी नहीं छोड़ा, डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं छोड़ा था। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ट्वीट कर दिया था और उस पर नीचे लिख दिया गया था चेक होना चाहिए इसका, ट्विटर है, जबकि ट्विटर यूएस का ही है। तो ये ट्विटर ही कर सकता है जिसका क्रेडिबिलिटी स्ट्रांग हो। अब देखो एप्पल का भी देखो, एप्पल ने तुरंत जारी किया ना अभी कुछ दिन पहले कि इंडिया में हैकिंग हो रहा है, हैकिंग हो सकता है, बी अवेयर कस्टमर, हाँ जारी कर दिया वो। तो वो इसलिए कर रहा है कि ताकि उसका क्रेडिबिलिटी बचा रहे। एप्पल जानते हो ना दुनिया का सबसे रिचेस्ट कंपनी में आता है, सबसे बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन है। यदि वो अपना क्रेडिबिलिटी को नहीं बचाएगा, समझते हो ना, फिर खत्म हो जाएगा। सैमसंग का कैसे मार्केट खत्म हुआ, एप्पल देखे कितना अपना ब्रांड वैल्यू को बचा कर रखा है एप्पल ने, बहुत खूबसूरत ना। एप्पल में एप्पल का ही चलेगा, फिर ईयरफोन भी एप्पल में एप्पल का ही चार्जर होगा फिर। तो इसको बोलते हैं कि यूनिक आइडेंटिटी। विंडोज कैसे पिटा, विंडोज को पता था कि एंड्रॉयड ले लेगा, एंड्रॉयड कैप्चर कर लेगा, उसके बाद भी अपग्रेड नहीं किया। एंड्रॉयड देखो पूरा एंड्रॉयड ही तो है अभी, नहीं पूरा एंड्रॉयड ही है। तो ठीक टाइम में तुम यदि स्टेप नहीं लोगे तो पीछे चले जाओगे, फिर तुम्हारा टेक्नोलॉजी पुराना हो जाएगा। इसलिए
टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रहा है हर एक सेकेंड ही। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है स्टूडेंट, ये समझ गए ना। हिडनबर्ग रिसर्च देखो, एक बहुत बड़ा समस्या, इसलिए कॉर्पोरेशन में क्या होना चाहिए, हर एक स्टेक होल्डर का हित का काम होना चाहिए। और जानते हो कि सेबी हर समय बोलती है कि कोई भी कंपनी जो लिस्टेड कंपनी हो, आई रिपीट लिस्टेड कंपनी, कोई भी शेयर मार्केट में जो लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड मतलब क्या कि शेयर मार्केट में सब पट्टी उठता है बैठता है, समझ गए ना, उसका 25% जो शेयर है वो पब्लिक के लिए होना चाहिए, यही है तुम्हारा नियम। अब मान लो कि वो 25% में तुम मैनिपुलेट कर रहे हो, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगा, खराब हो जाएगा ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस, नंबर 1। दूसरी बात है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में प्रॉब्लम होता है इनसाइडर ट्रेडिंग के वजह से। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है कि अंदर का आदमी लोग को पहले ही पता चल गया कि अंबानी क्या करने वाला है, अडानी क्या करने वाला है, और उस हिसाब से पहले ही जाकर शेयर खरीद लिया, तो गलत ना है जी, ये बहुत ही अनएथिकल प्रैक्टिस है इनसाइडर ट्रेडिंग। इसलिए इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो, जो 25% का जो स्पेस है पब्लिक अफेयर्स के लिए, पब्लिक होल्डिंग के लिए, उसमें कोई वायलेशन ना हो। जरूरी है कॉर्पोरेट गवर्नेंस ट्रू सेंस में इंप्लीमेंट हो भारत में या फिर आउटसाइड द वर्ल्ड, आउटसाइड इंडिया, तो ये होना चाहिए। एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ना, कॉर्पोरेशन से पूरा चलता है, देश चल रहा है। आज ही हम लोग विषय पढ़ रहे थे मार्केट कैपिटलाइजेशन, क्या है मार्केट, ऑल अबाउट योर कॉर्पोरेट। अब मान लो वहाँ पे कोई तरह का प्रॉब्लम आया, तुमको अंदर कोई प्रॉब्लम आया, तो फिर ये मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना बेटर कैसे हो सकता है। आज हमारा कंट्री में मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो $4 ट्रिलियन का हो गया है, तो इसमें काफ़ी हद तक शेयर जाएगा तुम्हारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस को, कि वो बेटर रखा है, इसलिए कॉन्फिडेंस है, बाहर से पैसा आ रहा है, पीआई सब अच्छे से इसमें, समझ पा रहे हो ना। अब देखो दुनिया ने देखा है त्रासदी कॉर्पोरेशन का, 1929 का वो इकोनॉमिक क्राइसिस देख लो, ग्रेट डिप्रेशन जिसको कहते हैं, पूरा असर पड़ा ना, यूएस पर असर पड़ा, पूरा उसका फिर यूरोप पर असर पड़ा, और यूएस और यूरोप ही तो पूरा दुनिया को चला रहा था उस समय ट्रेड में, तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट। हाँ, हमने 2008 का भी क्राइसिस देखा है, हमने टैपन टेंडरम भी देखा है 2013 में, बात समझे ना, ये प्रॉब्लम है। हाँ, क्या हमारे इंडिया में कॉर्पोरेशन में प्रॉब्लम है, 2G स्कैम हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे, सत्यम कंप्यूटर वाला घोटाला हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे, तो सब कॉर्पोरेशन मिसगवर्नेंस। अब देखो क्या कॉर्पोरेशन लोग क्या CSR का वॉल्यूशन नहीं करता है क्या लोग, कॉर्पोरेट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आपका सर्टेन परसेंटेज आपको वेलफेयर के लिए देना होता पैसा, यदि आप नहीं दे रहे हो तो आप वायलेट कर रहे हो उस चीज़ को, समझ गए ना, यही सब विषय है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। लिखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड इश्यूज। फर्स्ट तो डेफिनेशन देख लो स्टूडेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का डेफिनेशन क्या होगा तुम्हारा, हाँ, effective and efficient working of corporation. कॉर्पोरेशन मतलब प्राइवेट कंपनी सब, समझे, ताकि जितने भी स्टेक होल्डर हो, ऑल स्टेक होल्डर या इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर, इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स, ये प्रमोट हो सके, इसका इंटरेस्ट प्रमोट हो सके, किसी के साथ गलत ना हो, समझ गए। ये है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे है, कैसे पता चले, इसका पैरामीटर क्या होना चाहिए, फॉलो रेगुलेशंस ऑफ कैपिटल रेगुलेटर। जो भी कैपिटल रेगुलेटर है हमारे कंट्री में, कैपिटल रेगुलेटर कौन है बताओ तो, सेबी का रेगुलेशन ठीक से फॉलो करें। और सेबी बहुत कुछ बोलती है कि नहीं बोलती है, 25% स्पेस दे दीजिए, FPI वहाँ से लगाएगा तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए,
समझ गया ना? हाँ, पैरामीटर, हाँ, फेयरनेस होना चाहिए उसमें, फेयरनेस, उसमें ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, तभी जाके फिर गवर्नेंस पैटर्न अच्छा होगा कॉर्पोरेशन का। अच्छा, इश्यूज देखो, इश्यूज वर्ल्ड वाइड भी बहुत सारे इश्यूज हुआ, जैसे देखो ग्रेट डिप्रेशन, नाइनटीन 29 का, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। लेमैन ब्रदर्स का एपिसोड, दो 2008 का इकोनॉमिक क्राइसिस, टेपर टेंड्रम, या फिर इंडिया का कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो सत्यम घोटाला, सत्यम स्कैंडल, 2G स्पेक्ट्रम स्कैंडल, सर लेबर ब्रदर्स तो नहीं 2008 का एपिसोड। हाँ 2008 का ही होगा, ठीक ठीक। 2G स्पेक्ट्रम स्कैंडल, इस 2G स्पेक्ट्रम का जो एपिसोड हुआ था जानते हो ना, CAG जो रिपोर्ट लेके आया था उसी पर हंगामा हुआ, राजा जो फंसे थे, टी राजा नीचे साउथ के। ठीक है, ये सब समस्या इंडिया ने भी फेस किया है। यदि पहले से कॉर्पोरेशन एथिक्स होता तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होता। तो ये वर्ल्ड का भी देखे हैं और भारत का भी कुछ। हाँ, इसमें देखो, अब देखो, अब और भी बहुत सारे इश्यूज है जो कि होता है, यानी कि तुम्हारा जो मिस गवर्नेंस हो रहा है, मिस गवर्नेंस बहुत तरीके, इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि अंदर का आदमी लोग क्या कर रहा है, पहले शेयर खरीद ले रहा है, पहले शेयर बेच दे रहा है ताकि उसको मुनाफा हो फ्यूचर में, क्योंकि वो डिसीजन को जानता है, मैनेजमेंट को डिसीजन को जानता है। बहुत ही अनएथिकल प्रैक्टिस है ये इनसाइडर ट्रेडिंग। हाँ, क्रोनी कैपिटलिज्म क्या प्रॉब्लम नहीं है क्या? यानी कि ब्यूरोक्रेट से नेक्सस हो गया, पॉलिटिशियन से नेक्सस हो गया और अपने फेवर में प्रोग्राम और पॉलिसी करवाए जाओ, तो ये भी तो गलत चीज़ है। तो ये सब मिस गवर्नेंस है, समझा? और भी अनगिनत हो सकता है। हाँ, एक तो आपको देखो मिस गवर्नेंस, ये जो 25% स्पेस होना चाहिए पब्लिक स्पेस, जो पब्लिक शेयरिंग के लिए होना चाहिए, पब्लिक शेयर होना चाहिए किसी भी लिमिटेड कंपनीज में, सॉरी लिस्टेड कंपनीज में। लिस्टेड कंपनीज में जो होना चाहिए 25% जो स्पेस है शेयर का लिस्टेड कंपनी में, ठीक है। लिस्टेड कंपनी मान लो 100% है, जैसे मान लो कि अडानी का है, अडानी कंपनी 100% शेयर होगा, उसका 25% शेयर, जबकि स्टॉक मार्केट में यदि ऊपर नीचे घूम रहा है, स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है, तो 25% तो स्पेस तो मिलना ही चाहिए पब्लिक को, कि पब्लिक भी शेयर लगाए, उसका फ़ायदा उठाए। मैं ये भी दिक्कत, क्योंकि ये लोग यहीं से तुम्हारा अपना ही रिलेटिव्स लोग लगा रहा है पैसा बाहर से FPI के थ्रू, तो ये भी तो एक समस्या है ना। तो जो 25% जो पब्लिक शेयर होना चाहिए कोई भी लिस्टेड कंपनीज में, उसका वायलेशन हो रहा है। रिसेंट टाइम में देखो वही हिंडनबर्ग रिसर्च जो हुआ था, तो और उसके बाद देखो और भी देखोगे तो इश्यूज जो मिस गवर्नेंस है, इसमें और भी जोड़ सकते हो तुम लोग, मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ CSR इवेजन, CSR फॉलो नहीं कर रहा है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है वो फॉलो नहीं कर रहा है ये लोग ठीक से। और देखो और भी प्रॉब्लम है, इश्यूज है स्टूडेंट। क्या प्रॉब्लम है? इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, है ना। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को स्किप कर देता है ये लोग, और जो पब्लिक कंसल्टेशन है वो भी लास्ट में है, लास्ट स्टेज में है। तो इन्वायरमेंट पे इतना कंसर्न नहीं है जितना होना चाहिए कॉर्पोरेट को, ठीक है। मिस गवर्नेंस के अंदर ही आ जाएगा ये। अवॉइड, स्किप या डाइल्यूट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, जो कि अभी इशू चला है तुम्हारा वहाँ पे बद्रीनाथ में, चारधाम प्रोजेक्ट में, जो 41 वर्कर्स जो रेस्क्यू हो रहे थे। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को स्किप कर देता है लोग, जो होना चाहिए।
तो दिस आर द इश्यूज। तो इसलिए स्टूडेंट क्या होना चाहिए, यू हैव टू फॉलो द कैपिटल मार्केट रेगुलेटर डायरेक्टिव्स। इनसाइडर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट को भी हाई हैंडेड लेवल पे वो नहीं करना चाहिए, एटीट्यूड से ना पेश नहीं आना चाहिए। क्या होना चाहिए पैरामीटर में, देखो इसमें होना चाहिए कि बहुत ही मिलनसार होना चाहिए, यानी कि मैनेजमेंट में बहुत अच्छे से फ्रेंडली होना चाहिए, फ्रेंडली मैनेजमेंट होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट है उसका नेक्सस रहता है फिर दूसरे के साथ। जो वीडियोकॉन का जो देखे थे तुम लोग, तो कितना बड़ा एपिसोड हुआ था, ICICI बैंक और वीडियोकॉन का जो नेक्सस था, जिसकी वजह से वो कितनी इन्फ्लुएंशियल जो महिला थी उसको आउट होना पड़ा अपने पद से। तो फ्रेंडली मैनेजमेंट होना चाहिए, फ्रेंडली एंड ट्रांसपेरेंट, हाँ ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट होना चाहिए। कई बार तो स्टूडेंट जानते हो कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी बहुत ज़्यादा रहता है, बड़ा न्यूट्रल, पॉलिटिकल न्यूट्रल रहना चाहिए, पॉलिटिकली न्यूट्रल रहना चाहिए लोग को। स्पेशली मैनेजमेंट को, समझे ना। यदि मैनेजमेंट यदि पॉलिटिकली न्यूट्रल है तो बेटर है ये, तो अच्छे से काम कर पाएगा। होप सो समझ में आ गया होगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस और उसका इश्यूज। पहले तो डेफिनेशन समझे, फिर समझे पैरामीटर, क्या क्या पैरामीटर होगा जिसकी वजह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस रियलाइज कर सकते हैं। ओल्ड इश्यूज, अभी तक क्या क्या एग्जाम्पल है जहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस को ठीक से देखा नहीं गया, यानी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में वायलेशन हुआ है, ये सभी चीज़, और किस तरह वायलेशन होता है, तो उसका एग्जाम्पल ये है। बर्निंग इश्यू सब देखो, अभी का इशू सब जिसकी वजह से मिस गवर्नेंस हो रहा है। समझ गया ना, डेट्स इट, कंप्लीट क्लास।